हेलो बच्चों, आज हम लोग जो है सम बेसिक कंसेप्ट यानी फर्स्ट चैप्टर का सेकंड वीडियो देख रहे हैं। इसमें हम लोग पहले तो फर्स्ट जो वीडियो देखा था आप लोग उसमें केवल सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में जाने, सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ा, उसके रूल्स पढ़े कैसे सिग्निफिकेंट फिगर निकाला जाएगा। फिर हम लोग उसमें देखे डेसिमल का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न देखा। फिर राउंड ऑफ कैसे करते हैं, वो छोटी बेसिक चीज़ें थी। ये भी बहुत प्राइमरी बेसिक चीज़ है। और अभी चूंकि हम चैप्टर का नाम ही सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है, तो इसमें हमको कुछ बेसिक चीज़ें जानकारी जो आप हमको लग रहा है 9th क्लास में भी पढ़े होंगे, वो बेसिक बातों को इस वीडियो में भी हम लोग देखेंगे। तो हम लोग इसमें पढ़ने जा रहे हैं लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन के बारे में। तो पहला टॉपिक यही टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन, केमिकल लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि व्हेन एलिमेंट्स एटम्स ऑफ एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर एंड इट फॉर्म द कंपाउंड, it always takes place with a certain laws and that laws is said to be laws of chemical combination. ऐसा नहीं होता है। देखो भाई, कोई भी एलिमेंट है उसके जब एटम्स कंबाइन करेंगे तो कुछ न कुछ उनके पीछे कंसेप्ट, कुछ न कुछ लॉज होता है। उस लॉ को हम बोल सकते हैं लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। अब लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन में है 5, लेकिन हम लोग को 4 पढ़ने पड़ते हैं। सीबीएसई ने निकाल दिया है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, तो हम लोग 4 पढ़ते हैं। पहला था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यहाँ कर देते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सेकेंड है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। इसी को क्या कह सकते हैं, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, डेफिनिट प्रोपोर्शन। थर्ड है इनका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक। फोर्थ है, फोर्थ की बात करेंगे गे-लुसेक लॉ ऑफ गे-लुसेक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम, कंबाइनिंग वॉल्यूम। अगर थोड़ी वीडियो बड़ी हो जाएगी, लेकिन इसमें एक और पढ़ लेते हैं, एवोगैड्रोज लॉ भी पढ़ लेते हैं, ठीक हो जाएगा पूरे। एवोगैड्रोज लॉ, ठीक है, ये हमको पढ़ना है, ये हमारा टॉपिक है आज का। इतनी बातें पढ़नी है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है, हम लोग छोटी क्लास 9th वगैरह में भी पढ़े हैं। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन ये भी पढ़े हैं। इसके बाद लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, गे-लुसेक लॉ, एवोगैड्रो लॉस, ये हमको पढ़ना है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। आइए देखते हैं वन बाय वन। लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन में पहला हम लोग देखने जा रहे हैं क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। फर्स्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसको दिया था, पहली बार दिया था एंटोनी वॉन लेवोसियर ने, एंटोनी लेवोसियर ने दिया था, जिनको हम लोग बोलते हैं फादर ऑफ केमिस्ट्री भी बोलते हैं, फादर ऑफ केमिस्ट्री। यानी फादर ऑफ केमिस्ट्री से ही स्टार्ट केमिस्ट्री की हम लोग कर रहे हैं। देख रहे हैं कि यानी पहला लॉ यानी केमिस्ट्री का सी जो है वो लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन का ही सी है। और उसमें क्या पढ़ने जा रहे हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसको दिया किसने था, एंटोनी लेवोसियर ने, जो कि फादर ऑफ केमिस्ट्री भी हैं। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अगर इनकी बात करें तो क्या कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल प्रोसेस, ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंजेस, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। या हम दूसरी फॉर्म में कह सकते हैं कि ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंजेस या केमिकल प्रोसेस, ठीक है,
ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल प्रोसेस मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड, क्या कर सकते हैं, मैटर कैन बी नाइदर बी क्रिएटेड nor be destroyed, nor be destroyed. यही था फर्स्ट लॉ. ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल प्रोसेस मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड. क्या है इसको अभी देखा जाएगा. या हम ऐसे कर सकते हैं, क्या, ड्यूरिंग एनी केमिकल और फिजिकल प्रोसेस या ड्यूरिंग एनी केमिकल चेंजेस सम ऑफ द मास ऑफ द रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल्स टू द सम ऑफ द मास ऑफ द प्रोडक्ट. क्या कर रहे हैं इसी को, इन केमिकल रिएक्शन, इन एनी केमिकल रिएक्शन, इन एनी केमिकल रिएक्शन, एनी केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन क्या हो जाएगा, सम ऑफ द मास ऑफ सम ऑफ द masses of reactants is always equals to sum of the masses of product. अब इसे कहेंगे कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. यानी हम दो डिफिनीशन यही है, दो अलग अलग रूप में, दो अलग अलग भाषा में बोल सकते हैं. पहला क्या था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. तो ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल प्रोसेस मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड. उसी को हम कह रहे हैं कि दुनिया का कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर हो रहा है तो मैटर कभी खत्म नहीं होता. यानी जितना मास रिएक्टेंट का होता है उतना ही प्रोडक्ट बनेगा. यानी सम ऑफ द मासेस ऑफ द रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ द मासेस ऑफ द प्रोडक्ट. जैसे इनको हम एग्जांपल में देखते हैं, देखा जाए एग्जांपल. चलो यहीं पे एग्जांपल देखते हैं, इसको भी हम इधर मिटा देते हैं तो हमारे पास स्पेस ज़्यादा हो जाएगा और इसको हम लोग देखा जाएगा कि एग्जाम्पल क्या है. चलिए एग्जाम्पल 1, जैसे हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है. व्हेन वी हीट द कैल्शियम कार्बोनेट, अगर कैल्शियम कार्बोनेट हमारे पास 10 ग्राम है, इसको हीट करें तो क्या बनेगा, क्विकलाइन कैल्शियम ऑक्साइड. क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा. तो हम लोग देखते हैं ये लगभग कितना बनेगा. चलो हम यहाँ पे 6 ग्राम दिखा देते हैं तो ये कितना होगा, 4 ग्राम होगा. यानी क्या स्टेटमेंट है, सम ऑफ द मासेस ऑफ द प्रोडक्ट इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ द मास ऑफ द रिएक्टेंट. यानी इनका और इनका हमेशा क्या होगा, सम सेम होगा. दूसरा एग्जांपल देख लो. एग्जांपल मर्क्यूरिक ऑक्साइड को हीट कर दो, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, मरकरी प्लस, अगर इसके दो मरकरी प्लस क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन रिलीज. यहाँ पे भी अगर आप मान लो इसको 13 ग्राम लिया तो ये कितना बनेगा, 8 ग्राम, कुछ भी रख सकते हैं, हम एक एग्जाम्पल दिखाने के लिए बता रहे. 8 ग्राम तो ये कितना होगा, 5 ग्राम होगा. यानी हम क्या देख पा रहे हैं, सम ऑफ द masses of the product is always equal to sum of the mass of the reactant. Means matter can neither be created nor be destroyed. This is the first law, means conservation of mass. Mass is conserved. Mass कहीं खत्म होने वाला नहीं है, केवल ये अपने रूप बदलते हैं, अपने फॉर्म बदलते हैं. जितना हमारा रिएक्टेंट था उतना ही क्या होगा, प्रोडक्ट बनेगा. तो इसको बस लिख लिया जाए फाइनली. क्या लिख देते हैं, सम ऑफ the masses of reactants is equals to sum of the masses of products. ठीक है, यही आपको कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है और आपको सॉल्व करना पड़ता है. कर दिया, सपोज करिए कि एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, यहीं पे क्वेश्चन बना देते हैं, फ्रेमिंग कर देते हैं. एग्जाम्पल हटा दिया, अब इसको क्वेश्चन बना दिया. क्या बना दिया कि we have the 13 gram of oxygen when we heated the 13 gram of mercuric oxide. जब हम 13 ग्राम mercuric oxide को हीट कर रहे हैं and we can say 5 gram of oxygen is produced. तो calculate how much mercury is formed during this process.
कितना मरकरी बनेगा तो आप यहाँ पे निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे? तो कर लेंगे सम ऑफ द मासेस ऑफ द प्रोडक्ट, यहाँ x रख लीजिए, फिर इसके बाद आप निकाल लीजिए। तो कितना हो जाएगा? x + 5 = 13, x कितना आ जाएगा? 1 ग्राम आ जाएगा। यानी इस पे बहुत ही हल्के क्वेश्चंस बनते हैं। ये हमारा क्या था? फर्स्ट लॉ था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब आइए दूसरे टॉपिक पे चलते हैं। ये क्लियर है आपको? ये बहुत छोटा टॉपिक था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब आइए सेकंड पे हम आते हैं। सेकंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन, सेकंड लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या है? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ओके, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, इनके नाम में ही सब कुछ छुपा हुआ है। क्या नाम है आप देख लीजिए। सेकंड है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, जिसको और भी कहते हैं लॉ ऑफ, नाम एक ही है, डेफिनिट प्रोपोर्शन। डेफिनिट प्रोपोर्शन, ठीक है। इसको दिया था किसने? जोसेफ प्राउस्ट ने। यानी ये कौन दिया था? इसको दिया था जोसेफ प्राउस्ट, यानी इट इज गिवन बाय द जोसेफ प्राउस्ट। अब डिफिनीशन की बात होगी, ठीक है। डिफिनीशन देखा जाए, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ एनी कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड की बात अगर करें, या इन एनी प्योर कंपाउंड, एनी प्योर कंपाउंड इज मेड अप ऑफ द सेम एलिमेंट इन विच या विच हैव द फिक्स्ड रेशियो बाय मास। क्या बोल रहे हैं? एनी प्योर कंपाउंड, एनी की बात करें, एनी प्योर कंपाउंड्स, एनी प्योर कंपाउंड्स आर always made up of, क्या लिखने जा रहे हैं? same elements in which it have fixed ratio, in which it have the fixed ratio, or क्या बोल रहे हैं? constant ratio, fixed ratio or constant ratio by mass, called, आपको लेंगे, क्या कह लेंगे? called law of constant proportion। क्या है? किसी भी प्योर कंपाउंड में, कोई भी प्योर कंपाउंड एक फिक्स्ड एलिमेंट से बनता है, सेम एलिमेंट से बनता है। उसमें जो एलिमेंट होंगे, उसमें एलिमेंट का जो मास का रेशियो होगा वो भी हमेशा फिक्स्ड होने जा रहा है, वो भी हमेशा क्या होगा? फिक्स्ड होगा। इसीलिए इसका नाम ही है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। यानी उसमें जो एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं उनके मास का रेशियो क्या होगा? कांस्टेंट होगा। एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। अब देखते हैं एग्जांपल क्या होने जा रहा है। यहाँ देखिए एग्जांपल, सपोज दिस इज द प्योर वाटर, ये हमारा वाटर है, प्योर वाटर है, एंड वॉट एवर द सोर्स ऑफ वाटर, वाटर का कोई भी सोर्स हम ले लें, ठीक है। whatever the source of water, either it may be obtained from the pond से हो, लेक से हो, रिवर से हो, ठीक है, या टैप से हो, जो भी हम कर सकते हैं, ठीक, हैंडपंप से हो। whatever the sources of water, पानी अगर कहीं से भी मिला, whatever the source of water, if it is pure water, अगर ये प्योर वाटर हमारा है, प्योर वाटर है अगर ये, तो इसका मतलब इसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो फिक्स्ड होंगे। कौन कौन से एलिमेंट होंगे? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये सेम एलिमेंट का मतलब क्या है कि इसमें ऐसा नहीं है कि यहाँ के पानी में हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, बंगाल के पानी में कार्बन और ऑक्सीजन है। यानी दुनिया में कहीं पे भी वाटर है, इफ इट इज प्योर, इट ऑलवेज हैव द सेम एलिमेंट्स मींस ऑलवेज हैव द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, एंड द रेशियो ऑफ दिस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज फिक्स्ड। जैसे हाइड्रोजन कितने हैं? 2, और ऑक्सीजन कितने हैं? 1 है, और इनके मास रेशियो, इसका मास कितना हो जाएगा? 2, ऑक्सीजन का मास होता है 16, इसको काट दिया तो क्या आ गया? 1:8, मींस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का मास रेशियो क्या होगा? इट इज फिक्स्ड, दैट इज 1:8। यानी एग्जांपल फर्स्ट से हम समझने जा रहे हैं, फर्स्ट से समझ रहे हैं। पहले डिफिनीशन देख लीजिए एक बार फिर से। एनी प्योर कंपाउंड इज मेड अप ऑफ द सेम एलिमेंट्स, कोई भी प्योर कंपाउंड सेम एलिमेंट से बनता है, वो बदलता नहीं।
और इसमें जो एलिमेंट्स होंगे उनके मास रेशियो क्या होंगे, फिक्स्ड होगा, कांस्टेंट होगा। मास रेशियो क्या होगा, फिक्स, या उसको क्या कर सकते हैं दूसरे शब्दों में कांस्टेंट, दैट इज कॉल्ड द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। जैसे एग्जांपल देख रहे थे, व्हाट एवर द सोर्स ऑफ वाटर, इफ इट इज प्योर वाटर इट ऑलवेज हैव द सेम एलिमेंट्स, that is hydrogen and oxygen, and then mass ratio of hydrogen and oxygen is always fixed, that is 1:8। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, एक और एग्जांपल देख लेते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। चलिए एक मिनट आते हैं और यहीं पे हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं। देखो यहाँ पे जैसे हमारे पास प्योर कंपाउंड कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहे हैं, if it is pure compound carbon dioxide, whatever the source of carbon dioxide, कार्बन डाइऑक्साइड कहीं से भी पैदा हुआ हो, ठीक है, तो उसका if it is pure carbon dioxide तो क्या होगा, their mass ratio of carbon and oxygen is always fixed। तो पहले क्या क्या सोर्स हो सकता है कार्बन डाइऑक्साइड का, बर्निंग ऑफ कोल दिखा दीजिए, ठीक है, तो क्या करते थे C+O2 करते थे, तो क्या आ जाता था यहाँ पे CO2, ठीक है। रिस्पिरेशन ऑफ एनिमल्स, आप दुनिया जानती है, छोटे छोटे बच्चे भी जानते हैं, कोई रिस्पायर करता है, एनिमल रिस्पिरेशन करता है तो क्या करता है, ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है। यहाँ पे भी देख लीजिए, रिएक्शन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट पे डाइल्यूट एसिड मिला दीजिए, फिर भी क्या बनेगा, मार्बल पे एसिड से रिएक्शन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट कर दिया तो क्या बन जाता है, CaO प्लस क्या बन गया, CO2 बन गया। मीन्स वाट एवर द सोर्स, कार्बन डाइऑक्साइड कहीं से भी मिल रहा है, तो अब इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आ रहे हैं, तो उसमें एलिमेंट फिक्स होगा कार्बन एंड ऑक्सीजन। हर जगह कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड कहीं से पैदा हुआ हो तो क्या हो जाएगा, इसमें मास क्या होगा, सॉरी, इट ऑलवेज मेड अप ऑफ द सेम एलिमेंट, दैट इज कार्बन एंड ऑक्सीजन, एंड द मास रेशियो ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन इज, देख लीजिए, कार्बन का मास कितना है 12, ऑक्सीजन कितने हैं 2 हैं, एक का मास कितना 16, तो कितना आ जाएगा 32, और इसको काट देंगे तो क्या हो जाएगा 3:8, यानी कार्बन ऑक्सीजन का मास रेशियो क्या होगा, इट इज 3:8, यानी इन कार्बन डाइऑक्साइड एग्जाम्पल किसका था, कार्बन डाइऑक्साइड the mass ratio of carbon and oxygen is always constant, always fixed, that is 3:8। क्लियर हो रहा, आगे बढ़ते हैं। अगर बातें क्लियर हैं, वीडियो अगर क्लियर आ रही है तो कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि कभी कभी वीडियो बच्चे बता रहे थे कि जो है साफ क्लियर नहीं आ रहा है, तो कमेंट करते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। आप पॉजिटिव निगेटिव जो भी बातें आपको समझ में आ रही हैं उसको कमेंट करें, आप सब्सक्राइब करें चैनल को, कमेंट करें, लाइक करें, डिसलाइक करें, जरूरी है, जिससे बनाने वाले को भी इंटरेस्ट मिलता रहता है, पता चलता रहता है कि आपका हमारे से जुड़ाव है, वन वे नहीं चल रहा है। ओके, थर्ड लॉ पे पहुंच रहे हैं हम लोग, इसको मिटा दिया जाए। ओके, हमारा थर्ड लॉ क्या है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। क्या है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, थर्ड पढ़ने जा रहे हैं, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। इसको किसने दिया था, जॉन डाल्टन ने दिया था, इनको तो आप जानते हैं, इनको जानते हैं, जॉन डाल्टन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन वाज गिवन बाय द जॉन डाल्टन अकॉर्डिंग टू हिम। एक ये क्या है, इनकी डिफिनीशन को पढ़ा जाएगा, पहले सुन लेते हैं फिर पढ़ते हैं। When two elements combine together, it forms two or more than two compound। जब दो एलिमेंट कंबाइन करेंगे तो दो या दो से अधिक कंपाउंड बना सकते हैं, in which mass of one element is fixed and mass of other element is vary in simple whole number ratio by mass, called the law of multiple proportion। फिर से सुन लीजिए, जब दो एलिमेंट कंबाइन करते हैं तो ये दो या दो से अधिक कंपाउंड बनाते हैं, उन कंपाउंड्स के अंदर
एक एलिमेंट का मास फिक्स होता है और दूसरे का मास वेरी करता है इन सिंपल होल नंबर रेशियो बाई मास। डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, हम समझाते भी रहेंगे, उसको बताते भी रहेंगे। क्या होने जा रहा है देखिए, कह रहा है कि व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन, जैसे हम कार्बन और ऑक्सीजन को कंबाइन कराते हैं, ठीक है, हमारे पास क्या है, कार्बन है और क्या है, दो एलिमेंट है, ऑक्सीजन है। जब दो एलिमेंट कंबाइन करते हैं, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन करें, ठीक है, कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन करें तो ये क्या बनाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या बना दिया, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये क्या है, कार्बन, ये ऑक्सीजन, ठीक है, लिखने की जरूरत उतनी नहीं चाहिए। दूसरा क्या हो सकता है, कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन करे और क्या बना दे, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। अब आइए देखिए, तो बात वही पहला लाइन क्या था, when two elements combine it forms क्या, टू आर मोर देन टू कंपाउंड, दो या दो से अधिक कंपाउंड बना रहा है। दो कंपाउंड आप देख रहे हैं, दो एलिमेंट कंबाइन कर रहे हैं तो कम से कम दो कंपाउंड बना रहा है। कौन सा कंपाउंड है, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ देखिए, इसका मास कितना है, 12 ग्राम। कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, 12। इसका कितना होता है, ऑक्सीजन है तो ये कितना, 32 ग्राम है, उसका हाफ कितना हो जाएगा, 16, ये 16, ये कितना बन गया, 28 ग्राम। उसी तरह ये कितना है, 12 ग्राम, ये कितना है, 32 ग्राम, ये कितना बन गया, 44 ग्राम, ठीक। तो क्या कर रहा है, जब दो या दो से अधिक एलिमेंट, व्हेन दो एलिमेंट क्या कर रहे हैं, व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन, जब दो एलिमेंट कंबाइन करेंगे तो क्या होगा, इट फॉर्म्स टू और मोर देन टू कंपाउंड, दो या दो से अधिक कंपाउंड बनेंगे, जिसमें क्या होगा, मास ऑफ वन एलिमेंट इज फिक्स्ड। हम एक एलिमेंट का मास फिक्स करने जा रहे हैं, चलो देख लेते हैं, ब्लू पेन से देखते हैं, आइए। तो मास ऑफ वन एलिमेंट इज फिक्स्ड, इस एलिमेंट का मास तो फिक्स है, देखिए इसमें भी 12 ग्राम, इसके भी 12 ग्राम। और दूसरा एलिमेंट कौन सा है, ऑक्सीजन, इस एलिमेंट का रेशियो क्या होगा, 16 है और कितना है, 32 है, तो क्या हो जाएगा, 1:2, कितना है, 1:2। तो डिफिनीशन क्लियर हो रहा, क्या डिफिनीशन था, व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर it forms two or more than two compound in which mass of the one element is fixed, mass of one element is fixed, इनका mass fixed है, mass of one element is fixed and mass of other element is vary in simple whole number ratio by mass। क्लियर हो गया। लेकिन इससे एक और अच्छा एग्जांपल देखते हैं, बड़ा एग्जांपल, देखने में बड़ा भड़कीला लगेगा, आइए उसको देखते हैं। बढ़ा जाएगा, स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो इसको ले लीजिए, आगे बढ़ेंगे हम लोग। ओके, सेकेंड एग्जांपल की बात करते हैं, और आपको बातें समझ में आ रही हैं तो बार बार मैं कहता रहता हूं, क्योंकि आपसे हमको जो एनर्जी का स्रोत है, जो एनर्जी मिलनी है, वो आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करते हैं तो एनर्जी मिलती है। चलिए आइए देखते हैं, और आपसे कंटेक्ट भी बना रहता है। सेकेंड एग्जाम्पल 2, सपोज करो व्हेन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन टुगेदर, when the nitrogen and oxygen combine together it forms two or more than two compound, दो या दो से अधिक कंपाउंड बनाएगा ये, लेकिन ये कितना बनाने जा रहा, 5 कंपाउंड बनाएगा। देखिए कौन कौन सा, नाइट्रस ऑक्साइड, जो बच्चे नहीं जानते अभी आप, तो नाइट्रस ऑक्साइड, इसका नाम है लॉफिंग गैस, जो बच्चे जानते हैं लॉफिंग गैस, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड। दूसरा क्या है, N और O मिलकर नाइट्रिक ऑक्साइड, हाँ मिलकर क्या है, नाइट्रिक ऑक्साइड। तीसरा बना N2O3 डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड। चौथा बना देगा NO2 नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड, या ये ब्राउन कलर की गैस होती है, अगर ये डाइमराइज हो जाए तो ये बना देगी N2O4 डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड, कलरलेस हो जाएगा और ये कलर्ड होगा, तो कोई एक बना। फिर पांचवा क्या बना देगा, N2O5 डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड, लिख नहीं रहा हूं, डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। यानी व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन इट फॉर्म्स मोर देन टू कंपाउंड्स, तो मोर देन टू तो है ही, 5 कंपाउंड बन रहे हैं।
अब इनकी मास रेशियो को देखा जाए, थोड़ा सा जगह लगेगा, आइए हम लोग देखते हैं। तो इन कंपाउंड्स को फिर से हम लोग लिख लेंगे, हम थोड़ा मिटा रहे हैं क्योंकि हमको थोड़ा एक टेबल बना के आपको दिखा देते हैं। चलिए आइए हम यहाँ पे बना देते हैं। यानी हमारे पास क्या हो गया, सीरियल नंबर हो गया 1 2 3 4 5। अब कंपाउंड्स कौन से थे, देखिए कंपाउंड्स कौन सा था, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, डाइनाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड, NO2 डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड्स। अब इसमें देखो, ठीक है, नाइट्रोजन का मास कितना है, मास ऑफ नाइट्रोजन, यहाँ क्या देखें, मास ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ क्या देखने जा रहे हैं, फिक्स्ड मास ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के मास को फिक्स कर दें तब क्या हो जाएगा, मास ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। अब आइए ध्यान दीजिए, ये बना लेते हैं, टेबल को कंप्लीट ही कर देते हैं, ये हो गया। आइए देखते हैं, जैसे अब ध्यान दो, आइए देखते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड में मास नाइट्रोजन का कितना है, एक नाइट्रोजन का 40, तो दो है कितने, 28 ग्राम। अगर ये है तो ऑक्सीजन कितना है, 16 ग्राम है। यहाँ ये 14 ग्राम है, 14 है, ये कितना है, 16 है, ये कितना है, 28 ग्राम है, तो ये कितना है, बोलिए, 16 16 32 होती है 39, 48 ग्राम, ठीक है। ये कितना है, नाइट्रोजन 14 ग्राम है, तो ये कितना है, 32 है। और उसी तरह ये 28 ग्राम है, तो ये कितना है, 80 ग्राम है, ठीक है। इसको मिला देते हैं कंप्लीट, ठीक है। ये अब आओ एक के मास को फिक्स करने जा रहे हैं। सपोज हम मास ऑफ वन एलिमेंट इज फिक्स्ड, मास ऑफ नाइट्रोजन को हम फिक्स कर दें, इसकी मास को फिक्स कर दें, सभी के लिए 14 ग्राम कर दें। तो चलो इसको 14 करेंगे, अगर ये 14 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 8 ग्राम होगा। ये 14 है ही, 14 ग्राम होगा तो ये कितना होगा, 16 ग्राम होगा। इसको भी देख लेते हैं, 14 होगा तो ये कितना हो जाएगा, 24, ठीक है। ये कितना है, 14 है ग्राम, तो ये कितना, 32 ग्राम दिया होगा। और इसी तरह ये 14 ग्राम हो गया तो क्या हो जाएगा, ये 40 ग्राम हो गया। यानी अपने हमने क्या कर दिया, मास ऑफ, हमने डिफिनीशन यही था, फिर से बोल दे रहा हूँ, डिफिनीशन क्या था, व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन इट फॉर्म्स मोर देन टू कंपाउंड्स इन विच इफ द मास ऑफ वन एलिमेंट इज फिक्स्ड। अगर इसके मास को हमने फिक्स कर दिया, इसके नाइट्रोजन के मास को हमने फिक्स कर दिया, तो ऑक्सीजन का मास का रेशियो वेरी करेगा किसमें, इन सिंपल होल नंबर रेशियो बाय मास। तो ऑक्सीजन का रेशियो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन की रेशियो की बात करोगे तो क्या हो जाएगा, रेशियो कैसे निकालते हैं, इन सभी को स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करते हैं, जो सबसे छोटा है। तो क्या रेशियो आ जाएगा, 1:2:3:4:5। सभी को 8 से डिवाइड कर दो, सबसे छोटा कौन सा, 8, तो क्या आ जाएगा 1, यहाँ क्या आ जाएगा 2, यहाँ क्या हो जाएगा 3, यहाँ क्या हो जाएगा 8 से डिवाइड करेंगे 4, यहाँ से 8 से डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा 5। यानी अब हम कंक्लूड करने जा रहे हैं, जिनको बात अभी भी नहीं समझ में आई थी या बात जो, उसको एक बार और ध्यान दीजिए। लास्ट एग्जाम्पल था हमारा, सेकंड एग्जाम्पल था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का, व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर इट फॉर्म्स two or more than two compound in which mass of one element is fixed, then the mass of other element is vary in simple whole number ratio by mass. That is, when the nitrogen and oxygen combine, it forms the 5 compound, nitrous oxide, nitric oxide, dinitrogen trioxide, nitrogen dioxide and dinitrogen pentaoxides. इन ऑक्साइड्स में नाइट्रोजन के मास को फिक्स कर दें अगर, तो ऑक्सीजन का मास सिंपल होल नंबर रेशियो में वेरी करता है, दैट इज 1:2:3:4:5। ओके, पढ़ते हैं आगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फोर्थ, गे-लुसिक लॉ ऑफ कंबाइनिंग बॉन्ड। गे-लुसिक लॉ ऑफ कंबाइनिंग बॉन्ड। फोर्थ है गे-लुसिक लॉ ऑफ
कंबाइनिंग वॉल्यूम। देखो गेल-लुसाक लॉ है तो ये गेल-लुसाक नहीं दिया, ये बहुत छोटा है, बहुत छोटी सी बात है। देखो अभी तक जो हम लॉ पढ़ रहे थे, 3 पढ़े, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, उसमें जो एलिमेंट्स कंबाइन कर रहे थे किस टर्म में हम ले रहे थे, मास के, इन फिक्स्ड रेशियो बाय मास। ठीक है, उनके रेशियो को जो है ये बात करते थे किस टर्म में लेते थे, मास के फॉर्म में। लेकिन ये गेल-लुसाक ने कहा कि जब ऐसे रिएक्टेंट्स हैं, जब कोई ऐसा रिएक्टेंट जो गैसियस रूप में है और वो प्रोडक्ट भी गैसियस बनाता है, ठीक है, तो वो ऐसा मास के रूप में न करके वॉल्यूम के टर्म में भी रिएक्शन होते हैं, उनका जो है वॉल्यूम के फॉर्म में भी एक तरह से जो हम कर सकते हैं कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। हम वॉल्यूम के रिलेशन में भी बात कर सकते हैं, सिंपली कर दीजिए, वॉल्यूम के रिलेशन में भी बात कर सकते हैं। मास की जगह अगर वॉल्यूम में अगर रिलेशन की बात करेंगे तो उसी को गेल-लुसाक लॉ कहते हैं। क्या है गेल-लुसाक लॉ? अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, बोल दें अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, जो लिख रहे हैं when the reactants and products are in gaseous state, when the reactants and product are in gaseous state, then they do so in volume, जो मास की करते थे वो वॉल्यूम के रूप में करेंगे, in which the ratio of the volume of the reactant and product is always bearing simple whole number। फिर से कर लेते हैं, बात कर लेते हैं क्या, अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, under similar condition of temperature and pressure, when reactants and products are in gaseous state, when the reactant and products are in the gaseous state, तो क्या किया जाए, देखिए सपोज करिए यहाँ पे क्या है, 1 वॉल्यूम, यहाँ कुछ नहीं क्या, 1 वॉल्यूम, ये भी इसका 1 वॉल्यूम, ये कंबाइन करके क्या बना रहा है, 2 वॉल्यूम। या अगर ये 1 लीटर है, ये क्या है, 1 लीटर है, ये क्या बन रहा है, 2 लीटर है, तो इनके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, 1:2, 1:2। ये भी क्या है, सिंपल रेशियो है। ठीक है, डिफिनीशन को क्यों लिख नहीं रहे हैं, क्यों, क्योंकि 2-3 बार बोल दे रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, गेल-लुसाक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम क्या है, अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर और प्रेशर का कंडीशन सिमिलर रखिए। ठीक है, ठीक है, अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर और प्रेशर का कंडीशन सेम रखा जाए तो क्या होने जा रहा है, ध्यान देख लीजिए। एंड रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर इन गैसियस स्टेट, ये बात फिक्स होनी चाहिए, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों गैसियस फेज में है तो क्या होगा, तो वॉल्यूम ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर ऑलवेज बियरिंग द सिंपल रेशियो, ऑलवेज बियरिंग द सिंपल रेशियो, उनके वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा, वो सिंपल होल नंबर होगा, ऑलवेज बियरिंग द सिंपल होल नंबर रेशियो। तो ये छोटा सा लॉ था, हम लोग देख लिए इनके वॉल्यूम का रेशियो क्या है, सिंपल होल नंबर है 1:1:2। क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट है लास्ट एवोगाड्रोस लॉ, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, इसको लिख भी देते हैं, और 2 लॉ नहीं लिखे और दो 3 बार आपको बता दिया, और आप रिवाइंड करके भी उसको सुन सकते हैं। और यहाँ पे 5th करते हैं एवोगाड्रोस लॉ। एवोगाड्रोस लॉ क्या है, एवोगाड्रोस लॉ, अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, एक कंडीशन टेम्परेचर और प्रेशर का सेम रखा जाए तो वॉल्यूम ऑफ द गैस, द वॉल्यूम ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन इट। क्या कर रहे हैं, अंडर सिमिलर कंडीशन, अंडर सिमिलर कंडीशन ठीक है, अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर एंड प्रेशर, equal volume of all the gases always contain equal number of molecules। ठीक है, कॉल्ड प्रॉपर्टी। ठीक है, क्या करें, अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैस, कोई अगर हो, जैसे मान लो हमारे पास हाइड्रोजन
ठीक है, जैसे हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस है, ठीक है, या कोई भी गैस लो, मीथेन गैस हो, अगर हम इनकी बात कर रहे हैं, ये सब गैसेस हैं, ठीक है, सभी को एक फिक्स टेम्परेचर और प्रेशर पे रखें, टेम्परेचर और प्रेशर इनका क्या हो, सेम हो। अगर ये इसका वॉल्यूम अगर 1 लीटर सभी का लिया जाए, सभी के वॉल्यूम को अगर 1 लीटर लेते हैं तो सभी के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है। अगर किसी भी गैस का क्या देख रहे हैं, कंडीशन सेम हो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टेम्परेचर और प्रेशर सेम रखें और सभी का वॉल्यूम सेम ले लें तो उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे। लास्टली इसको कंक्लूड कैसे कर दिया गया, अगर 1 मोल ऑफ एनी गैस, एनी लिख रहा हूं, 1 मोल ऑफ एनी गैस एट एसटीपी के बारे में अभी बता देंगे, 1 मोल ऑफ एनी गैस एट एसटीपी ऑलवेज कंटेन, पेन बदल दिया, ऑलवेज कंटेन कितना 6.022 इंटू 10⁻23 क्या मॉलिक्यूल्स। 2-3 बातें इसमें इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट, ये और कर देते हैं। 1 मोल ऑफ एनी गैस, दुनिया की कोई भी गैस हो, ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, मीथेन हो, अगर वह 1 मोल है तो एसटीपी पे उसके अंदर मॉलिक्यूल्स की संख्या क्या होगी, फिक्स्ड होगी। अब आओ एसटीपी क्या है देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, इसको कर देते हैं। यानी 1 मोल ऑफ एनी गैस ऑलवेज कंटेन फिक्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, उसी को कितने फिक्स नंबर है 6.02 इंटू 10⁻23, इसी को बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रोस नंबर। और दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट थी ये क्या, एसटीपी क्या है, एसटीपी, एस स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड, एस का मतलब स्टैंडर्ड, टी फॉर टेम्परेचर, पी फॉर प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होता है 273, पूरा लिखेंगे तो 273.15 केल्विन, तो हम लोग सिंपली लेते हैं 273। स्टैंडर्ड टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होता है 273। प्रेशर क्या होता है 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर। 1 atm को क्या लिख सकते हो, और बोलिए 700, यहां पे आपका लीजिए 1 atm 760 mmHg के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं, एसटीपी का फुल फॉर्म क्या देख रहे हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर इज 273, प्योर एकदम पूरी तरह से पूरा बोलेंगे तो 273.15। प्रेशर कितना होना चाहिए 1 एटमॉस्फेयर को, 1 एटमॉस्फेयर का प्रेशर जो होता है 1 atm, उसको कहीं कहीं इस रूप में भी लिखा रहेगा 760 mmHg के रूप में। तो अब ये हमारा कंक्लूजन, हम कंक्लूड करने जा रहे हैं एवोगैड्रोस लॉ को। लास्टली, अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, इक्वल वॉल्यूम ऑफ द ऑल द गैसेस ऑलवेज कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर कंडीशन सेम रखें तो अगर सभी गैसेस का 1-1 लीटर ले लें तो उसके अंदर मॉलिक्यूल्स की संख्या गिनी है आप, कोई नहीं गिन पाएगा, मॉलिक्यूल्स देख नहीं पाएंगे, पकड़ नहीं पाएंगे, गिनेगा कहां से, तो उसमें मॉलिक्यूल्स की संख्या क्या होगी, फिक्स्ड होगी। और लास्टली बाद में तो और कंक्लूड कर दिया गया कि अगर 1 मोल गैस ले लें अंडर एसटीपी, एसटीपी मींस स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे, दुनिया की कोई भी गैस हो, अगर वह 1 मोल है और एसटीपी पे है, एसटीपी मींस टेम्परेचर उसका कितना रखा गया 273 और उसके पे प्रेशर कितना रखा गया 1 atm, तो उसके अंदर मॉलिक्यूल्स की संख्या फिक्स कर दी गई। वो संख्या कितनी है, एवोगैड्रो नंबर है, मींस 6.022 इंटू 10⁻23। तो अभी हम लोग जो बेसिक बातें पढ़ रहे थे, और वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे कि हम लोग को भी एनर्जी मिलती रहे। बीच में वीडियो शायद फ़ोन आया था तो थोड़ा बहुत हो सकता है साउंड का एक आध जगह प्रॉब्लम हो, लेकिन वीडियो ऑलमोस्ट मुझे लगता है क्वालिटी वाइज आपको दिखाई दे रहा होगा फिगर, ठीक है। ओके, थैंक यू।